गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेखा शास्त्र में जो प्रश्न बैंक एमपी बोर्ड द्वारा जारी की गई है। यह प्रश्न बैंक जो जारी की गई है इस पर हम चर्चा करेंगे। यह सत्र 2022-23 के लिए जारी की गई है और लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं का ये जो टॉपिक 22 यानी अर्थात प्रत्येक चैप्टर से हम यहाँ पर आपको समझाएंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल द्वारा जो संचालित यानी संचालनालय द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पूर्णांक होंगे यहाँ पर 80 आपके और समय रहेगा 3 घंटे का। वित्तीय लेखांकन पहला हमारा जो पाठ्य पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले आप भाग में देखिए वित्तीय लेखांकन की बात करेंगे जहाँ पर लेखांकन परिचय, लेखांकन सैद्धांतिक आधार, लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट और लेन देनों का अभिलेखन सेकंड। इसी प्रकार बैंक समाधान विवरण, इसके बाद तलपट और अशुद्धियों का संशोधन, ह्रास प्रावधान और संचय, ये हमको फर्स्ट भाग में मिलते हैं। और सेकंड भाग जो वित्तीय लेखांकन है यहाँ से वित्तीय विवरण फर्स्ट और वित्तीय विवरण सेकंड 2 मिलते हैं। इस प्रकार कुल 80 अंकों का यहाँ पे पेपर लिया जाएगा आपसे। यहाँ से कुछ विलोपित किया गया यानी या इस सत्र के लिए हटाई गई विषय सामग्री की बात कर लेते हैं जहाँ पर विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र यहाँ से हटा दिया गया है। संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। अपूर्ण अभिलेखों के खाते संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है और लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। ये तो थी बात पाठ्यक्रम से हटाए गए विषय की। अब देखते हैं लेखांकन एक परिचय। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन अंकवार प्रश्नों की संख्या हम बताएंगे आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 पूछा जाएगा यानी कुल यहाँ से 6 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सही विकल्प देखिए। लेखांकन की शाखाएं हैं तो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वित्तीय लेखांकन है, बिल्कुल सही जवाब। वित्तीय लेखांकन भी है। दूसरा लागत लेखांकन, यह भी लेखांकन की शाखा होती है। प्रबंधकीय लेखांकन जो है यह भी लेखांकन की शाखाएं हैं, इसलिए ऑप्शन द जो है ये सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी लेखांकन की शाखाएं होती है। दूसरा देखते हैं हम, निम्नलिखित में से लेखांकन सूचना की गुणवत्ता का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी लेखांकन की सूचना की गुणवत्ता का निर्धारण कौन नहीं करता। तो विश्वसनीयता जो है वो निर्धारण करती है, सरलता निर्धारण करती है, बोधगम्यता निर्धारित करती है। अर्थात सही जवाब यहाँ पे हम देखें तो हो जाएगा हमारा सा ऑप्शन प्रासंगिकता। इसी प्रकार व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है, अर्थात व्यापारी ने अपने ग्राहक को छूट दे दिया तो उसे हम डूबत ऋण कहते हैं, कमीशन कहते हैं, बट्टा कहते हैं या दलाली कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उसे हम बट्टा या छूट या हम इसे अपहार के रूप से में भी जानते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो पिकिल्स ने किया है, लुकास पेशियोली ने किया है, बॉटलीवॉय ने किया है या कार्टर ने किया है। तो सही जवाब हो जाएगा पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लुकास पेशियोली ने किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुस्तपालन का आविष्कार भी लुकास पेशियोली ने किया है। दोहरा लेखा प्रणाली और पुस्तपालन दोनों का आविष्कार लुकास पेशियोली ने 1494 में यहाँ पे किया था। ये इटली के वेनिस नगर निवासी थे। ये एक पादरी थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी दी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस, उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का जिक्र किया था। तभी से इन्हें लुकास पेशियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 5वां, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। आपको बताना है संभावित नियोक्ता होते हैं या लेनदार होते हैं, प्रबंधक होते हैं या सरकार होती है। तो यही सही जवाब हो जाएगा आंतरिक उपयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम संभावित विनियोक्ता कहेंगे, क्योंकि ये विनियोग करने वाले जो होंगे वो आंतरिक उपयोगकर्ता कहलाएंगे।
या फिर जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रबंधक, क्योंकि प्रबंधक जो होते हैं ये ऑलरेडी कंपनी में होते हैं और कंपनी की स्थिति में जो प्रबंधक होते हैं ये आंतरिक दशा या वहाँ की स्थिति क्या है इसे देखकर ही हमें वित्त का प्रयोग कैसे करना है, रॉ मटेरियल का उपयोग कैसे करना है ये निर्धारित करते हैं। अब जो संभावित विनियोक्ता कहा गया अर्थात ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे संभावित जो उपयोग करता है वाकई में वो बाहर के व्यक्ति माने जाएंगे जब तक उन्होंने विनियोग ना किया है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रबंधक। आगे देखते हैं, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है। तो बाहर जो उपयोग करते हैं लेखांकन सूचनाओं का वो कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऋणदाता जो होते हैं ये बाहर उपयोग करने वाले होते हैं, तो ये बाह्य उपयोगकर्ता है, सरकार बाह्य उपयोग करता है, और यहाँ लेनदार जो है ये भी बाहर के लोग होते हैं, ये भी बाहर के उपयोग करता है। इसलिए प्रबंधक जो होता है कंपनी के एक अंदर का व्यक्ति होता है, इसीलिए ये बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है, ये आंतरिक उपयोगकर्ता माना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है? आपको बताना है, क्योंकि जो भी लेन देन होते हैं वो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ बताना है कि वित्तीय यानी धन से संबंधित, मुद्रा से संबंधित नहीं है। तो देखिए, उधार संपत्ति जो खरीदना है यहाँ पर वित्तीय प्रकृति होगी, क्योंकि यहाँ उधार संपत्ति खरीदा है, क्रय किया है, तो आज नहीं तो कल तो पैसे देने होंगे इसे, इसलिए ये वित्तीय प्रकृति है। दूसरा, नगद संपत्ति खरीदना, जो संपत्ति नगद खरीदा है यहाँ पे वित्त की बात है, पैसे देना पड़ेगा। और स्वामी द्वारा उधार से नगद निकालना, यानी स्वामी जो व्यापार का मालिक है उनने खुद के लिए, स्वयं के लिए यहाँ पर पैसे निकाला है, और पैसे निकाला यानी मुद्रा का प्रयोग किया है, इसलिए ये भी वित्तीय प्रकृति है। लेकिन कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करना जो है ये वित्तीय प्रकृति नहीं है, क्योंकि कर्मचारी ने हड़ताल किया है तो इसमें उन्हें पैसे की कोई बात नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है जिनके कारण यहाँ कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन कर सकते हैं। तो लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, तो कर्मचारी द्वारा हड़ताल कर देना जो है वो वित्तीय प्रकृति का नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं, लेखांकन में लेखा होता है केवल वित्तीय लेन देनों का व गैर वित्तीय लेन देनों का, वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देनों का, या स्वामी के निजी लेन देनों का। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो केवल वित्तीय लेन देन है उनका लेखा लेखांकन में किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी लेखांकन की शाखा नहीं है? आपको बताना है। तो वित्तीय लेखांकन शाखा है, प्रबंधकीय लेखांकन शाखा है, लागत लेखांकन की शाखा होती है, लेकिन पुस्तपालन यानी जो बुक कीपिंग है यह लेखांकन की शाखा नहीं है, उसका एक भाग माना जाता है पुस्तपालन। बुक कीपिंग को ही पुस्तपालन कहते हैं। आगे देखते हैं, नगद बट्टा देय होता है, आपको बताना है कब देय होता है। तो उधार क्रय के समय देना होता है या फिर उधार विक्रय के समय देना होता है, नगद भुगतान के समय या किसी भी समय। तो आप देखिए यहाँ पर नगद भुगतान के समय हम नगद बट्टा देना होता है, क्योंकि आपने पैसे दिए तो आपको नगद बट्टा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति? आपको बताना है। मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, या वास्तविक संपत्ति है, या अस्थायी संपत्ति है। तो देखिए, ख्याति जो है यह स्थायी संपत्ति है। दूसरा, अमूर्त संपत्ति यानी ऑप्शन ब एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन का वह भाग जो स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, रोकड़ कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, या विनियोग कहते हैं। तो धन का वह भाग जो स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से विनियोजित किया जाता है यानी व्यापार में लगाया जाता है, उसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए,
जब व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, यानी स्वामी ने अपने निजी प्रयोग के लिए रुपए निकाल लिए तो उसे क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे, पूंजी कहेंगे, नगद कहेंगे या विनियोग कहेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा उसे हम आहरण कहते हैं, क्योंकि व्यापार के स्वामी ने अपने निजी प्रयोग के लिए ये धन निकाला है। अगला, जिस व्यक्ति से उधार माल क्रय किया जाता है उसे कहते हैं, जिससे हमने उधार खरीदा उसे क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं, लेनदार कहते हैं, स्वामी कहते हैं या विनियोगकर्ता कहते हैं। सही जवाब वह लेनदार कहलाता है, क्योंकि हमें उस व्यक्ति को पैसे अब देने होंगे, अर्थात वो हमसे लेगा, इसलिए वह व्यक्ति लेनदार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम है विकल्प का, वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपको बताना होगा। लेनदार कहते हैं, देनदार कहते हैं, विनियोगकर्ता कहते हैं या फिर स्वामी कहते हैं। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे हम व्यापार का स्वामी कहते हैं या मालिक कहते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आएगा और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, यहाँ पर दिया एक व्यक्ति जिसे फर्म से रुपया देना है क्या कहलाता है, यानी एक व्यक्ति जिसे फर्म में रुपया देना है, फर्म को रुपया देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम देनदार कहते हैं, उसका नाम होता है देनदार। दूसरा देखिए, लेन देनों को हिसाब की पुस्तक में, जो लेन देन होते हैं उनको हिसाब की पुस्तक में दर्ज करना कहलाता है। जो लेन देन होती है उस पुस्तक में हम लिखते हैं और लिखने को हम क्या बोलते हैं, खतौनी कहते हैं, खतौनी कहते हैं। उसे हम खतौनी सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो रही है, खतौनी कहलाती है। ठीक है। व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान को विनिमय कहा जाता है। विनिमय की संज्ञा दी जाती है, यानी व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक आदान प्रदान, पारस्परिक यानी एक दूसरे का लेन देन जो होता है वो पारस्परिक कहलाता है, तो उसे हम विनिमय कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे, भवन एक, आपको बताना होगा भवन एक कैसी संपत्ति है। तो यहाँ पर देखिए भवन जो है वो एक स्थायी संपत्ति है, भवन एक स्थायी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम, संपत्ति का दायित्व पर जो आधिक्य है उस आधिक्य को हम क्या कहते हैं, तो उस आधिक्य को हम पूंजी के नाम से जानते हैं, उसे हम पूंजी कहते हैं, आधिक्य पूंजी कहलाता है। क्या बोला, संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य पूंजी कहलाता है। और पुस्तपालन व्यवसायिक खालिस्तान को लिखने की कला है, तो पुस्तपालन जो है मौद्रिक लेन देन को, मौद्रिक लेन देन को लिखने की कला है। जो मौद्रिक लेन देन है उनको लिखने की कला है पुस्तपालन। इसी प्रकार लेखांकन अवधि जो है वो 12 माह की होती है, 12 महीने की होती है या 1 वर्ष की जिसको हम कहते हैं। इसी प्रकार पुस्तपालन में केवल खालिस्तान घटनाओं का लेखा होता है, तो पुस्तपालन में केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम,
खालिस्तान बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो जो व्यापारिक बट्टा है इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। व्यापारिक बट्टा जो होता है इसका लेखा हम पुस्तक में नहीं करते। और बट्टा कितने प्रकार का होता है? तो बट्टा 2 प्रकार का होता है। इसी प्रकार नगद राशि अथवा माल जो स्वामी द्वारा निजी उपयोग हेतु निकाला जाता उसे हम आहरण के नाम से जानते हैं, उसे हम आहरण कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, व्यक्ति जो व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात क्या कहा गया कि व्यक्ति जो व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी लगाता उसे हम स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं या बिजनेस ओनर कहलाता हुआ है। और लेखांकन की खालिस्तान शाखाएं हैं तो इसकी 4 शाखाएं होती है। और प्राप्य विपत्र जो है वो खालिस्तान संपत्ति है। तो प्राप्य विपत्र चल संपत्ति है, चल संपत्ति है। फर्नीचर कैसी है? तो फर्नीचर जो है वो स्थायी संपत्ति है। ये यहाँ तक थे रिक्त स्थान। अब देखिए सही जोड़ी मिलाइए की बात करते हम। और सही जोड़ी मिलाइए में देखिए आर टेबल दिया है और टेबल ब दिया है। अब ख्याति का जो संबंध है, ख्याति कैसी संपत्ति है? एक अमूर्त संपत्ति होती है, लेकिन फर्नीचर जो है वो मूर्त संपत्ति है। अब मूर्त और अमूर्त का अर्थ भी समझ लीजिए। मूर्त अर्थात जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, वह मूर्त संपत्ति कहलाती है। और दूसरा जो है यह अमूर्त संपत्ति की बात जो कर रहे हैं हम, यह अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति होती है जो न दिखाई देती है, जिसे न छू जा सकते हैं, वह अमूर्त संपत्ति होती है। इसी प्रकार देखिए कार्यशील पूंजी जो है वो चल संपत्ति में से चालू दायित्व को घटा दिया जाता है तो यहाँ पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है। कार्यशील पूंजी का अर्थ है जो पैसे हमें प्रतिदिन लगते हैं, वह पूंजी कार्यशील कहलाती है। स्कंध का संबंध जो है शेष माल से या न बिके माल से होता है। और देनदार जो होते हैं वो उधार विक्रय से देनदार उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार टेबल बी की बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए देनदार का जो संबंध होगा वह संबंध, देनदार जो होंगे ये चालू या चल संपत्ति के रूप में माने जाएंगे। इसी प्रकार लेनदार जो होंगे, लेनदार चालू दायित्व माने जाएंगे। और पेटेंट जो है ये मूर्त संपत्ति होती है। भूमि, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम उसे सुधार देते हैं। जो यहाँ हमने बताया आपको कि पेटेंट जो है ये अमूर्त संपत्ति है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, जैसे ख्याति है उसी प्रकार पेटेंट है। और भूमि जो है ये मूर्त संपत्ति है क्योंकि इसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। और लागत लेखांकन जो है ये लेखा कर्म की शाखा है। इसी प्रकार टेबल सी पर आते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। विक्रय मूल्य में रियायत का अर्थ है छूट, और छूट को ही हम बट्टा कहते हैं, इसका संबंध हो जाएगा। वित्तीय लेखांकन जो है, तो वित्तीय लेखांकन एक मिनट पहले तो लुकास पेशियोली देख लेते हैं। यदि यहाँ पे डाउट है हमें तो लुकास पेशियोली जो है दोहरा लेखा प्रणाली के जनक हैं। और बैंक अधिविकर्ष जो है ये चालू दायित्व होते हैं। और ऋण पत्र जो होते हैं ये दीर्घकालीन दायित्व होते हैं। अर्थात वित्तीय लेखांकन की शाखा है। इस प्रकार से भी आप जोड़ी को बना सकते हैं। अब सत्य असत्य की बात करते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब ये सत्य है, नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है, यह भी सत्य है। शीघ्र भुगतान मिलने के लिए ही हम नगद बट्टा देते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पैसों का भुगतान हो जाएगा। नगद बट्टा बीजक में नहीं दर्शाया जाता है, अर्थात जो बीजक मूल्य होता है, बीजक जो होता है उसमें नगद बट्टे की बात नहीं लिखी जाती है। तो यह भी सत्य है, नहीं लिखी जाती है बीजक में। बट्टा दो प्रकार का होता है, तो यह भी सत्य है। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है, अर्थात उधार माल जो खरीदता है उसे लेनदार कहते हैं। तो वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है, यानी जिन्होंने उधार माल खरीदा है उसे लेनदार कहते हैं। वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है उसे लेनदार कहते हैं। ये थोड़ा सा डाउट का क्वेश्चन यहाँ होना था, जिस व्यक्ति से उधार माल क्रय किया जाता है उसे लेनदार कहते हैं, तब ये सत्य हो जाता। अभी यहाँ डाउट्स है, वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है, अर्थात जो मालिक की बात हो जाती है, और मालिक यहाँ पे मालिक लेनदार नहीं होगा, वो जो व्यक्ति ने बेचा है वो लेनदार कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिससे उधार माल खरीदा जाता है, यानी हमने खरीदा है, उसे हम देनदार कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डाउट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। वह व्यक्ति जो उधार माल क्रय करता है, जिन्होंने उधार माल खरीदा है, वह लेनदार कहलाता है। तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि खरीदा है उसने, तो वह हमारा देनदार हो जाएगा, यानी ये असत्य हो जाएगा। और वह व्यक्ति जिसे उधार माल खरीदा जाता है उसे देनदार कहते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा, वो लेनदार कहलाता है। दोनों कोई एक दूसरे की जगह यदि रख देंगे हम तो ये फिर सही हो जाएगा, यानी ये नीचे वाले में लेनदार होता तो सही था और ऊपर वाले में देनदार होता तब सही था। आगे देख, किसी लेन देन के संपत्ति में विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं। विलेख के रूप में प्रमाण को प्रमाणक कहते हैं, सत्य है। लेखांकन की 3 शाखाएं होती है, ये असत्य है। लेखांकन की 4 शाखाएं देखा हमने। प्रबंधक लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, ये भी सत्य है, आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं। निवेशक लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, जो निवेशक होते हैं वो बाहर के व्यक्ति होते हैं, इसलिए बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, ये भी सत्य है। और लेनदार लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, जो लेनदार होते हैं वो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, ये असत्य है क्योंकि वो बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं लेनदार। वित्तीय विवरण में दी गई सूचना आर्थिक लेन देनों पर आधारित होती है। जो वित्तीय विवरण है उनमें दी गई सूचना आर्थिक लेन देनों पर आधारित होती है, तो आर्थिक लेन देन पर ही आधारित होती वो सूचना, इसलिए सत्य है। लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापती है, यह भी सत्य है। फर्नीचर एक चल संपत्ति है, अर्थात बिल्कुल सत्य है। और प्राप्य विपत्र अचल संपत्ति है, यह भी सत्य है। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। यहाँ पर हम पुस्त पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लुकास पेशियोली ने किया था। लेखांकन की 4 शाखाएं हैं और यहाँ पे बट्टा 2 प्रकार का होता है। किस बट्टे का लेखा पुस्तक में नहीं किया जाता, तो यहाँ व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तक में नहीं किया जाता। किस बट्टे का लेखा पुस्तक में किया जाता है, तो नगद बट्टे का लेखा पुस्तक में किया जाता है। व्यवसाय के वार्षिक लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है, तो वित्तीय विवरण बनाया जाता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है, तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए वित्तीय विवरण बनाया जाता है। और सॉरी, यहाँ लाभ हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। वह व्यक्ति जिसे उधार माल खरीदा जाता है
उसे हम लेनदार कहते हैं। वह व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार में पूंजी लगाता है उसे व्यापार का स्वामी कहते हैं। व्यापारी द्वारा ग्राहकों को छूट देना कहलाता है बट्टा। और वही खाते का संबंध किस प्रकार के व्यवहारों से है, तो मौद्रिक व्यवहारों से है। वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है वह देनदार कहलाता है। स्वामी जब निजी प्रयोग हेतु वस्तु या नगद निकालता है जो उसे आहरण कहते हैं। संपत्ति का दायित्व पर अधिक पूंजी कहलाता है। वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वित्तीय सूचना के उपयोगकर्ता को हमने यहाँ पर 3 वर्गों में बांटा है उपयोगकर्ता को, और एक लेखांकन 2 वर्गों में बांटा है, आंतरिक और बाह्य के रूप में उपयोगकर्ता को। और देखिए एक लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी का अधिक क्या कहलाता है, यानी आमदनी अधिक है और व्यय कम है तो उसे हम एक लेखांकन वर्ष में उसे हम लाभ कहते हैं या अधिक भी नाम से जाना जाता है। पूंजी को चिट्ठे के किस पक्ष में दर्शाया जाता है, तो चिट्ठे में इसे दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। किसी अवधि की संबंधित आगम से व्यय के अधिक को क्या कहते हैं, तो व्यय का यदि अधिक हो जाए तो हानि हो जाएगी। और किसी लेन देन के समर्थन में विलेख के रूप में प्रमाण को क्या कहते हैं, तो प्रमाणक कहते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।